डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑक्सीकरण अंक की बात करेंगे। ऑक्सीकरण अंक कंपटीशन एग्जामों में और हमारे 11th और 12th की क्लासों में बहुत ही उपयोगी पाठ्य वस्तु है। ऑक्सीकरण अंक होता क्या है? देखें, किसी भी यौगिक या अणु में उपस्थित किसी परमाणु पर उपस्थित आवेश उस परमाणु का क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। यानी कोई भी जो यौगिक है या अणु है, उसमें जो पर्टिकुलर एक परमाणु है, उस एक परमाणु पर कितना आवेश है, वो उसका कहलाता है ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। और ये जो ऑक्सीकरण अंक होता है, यानी आवेश जो होता है परमाणु पर, वो आवेश किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण। क्योंकि वो क्या करता है? या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्यागता है। तो उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण क्या होता है? उस परमाणु पर कोई चार्ज डेवलप हो जाता है और उसके कारण उस आवेश को हम क्या बोल देते हैं? ऑक्सीकरण अंक बोल देते हैं। अब ऑक्सीकरण अंक याद करने के कुछ नियम हैं। उन नियमों में पहले नियम की बात करें हम तो देखें, अगर मान लो कोई भी तत्व मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था का मतलब ये है कि वो अन्य तत्वों के साथ संयुक्त नहीं है, केवल एक अकेला है वो। यानी एक तत्व जब मुक्त अवस्था में होगा, कोई सा भी वो आवर्त सारणी में से कोई भी तत्व हो, अगर वो मुक्त अवस्था में यानी अकेला है, तो उस अवस्था में उसका ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। जैसे मान लो हाइड्रोजन अकेला पड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन जब अकेला होगा या एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होगा, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में जो ऑक्सीकरण अंक होगा वो 0 होगा। यानी हाइड्रोजन की बात कर ले तो हाइड्रोजन परमाणु का भी 0 होगा और हाइड्रोजन अणु का भी 0 होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी किसी के साथ क्रिया नहीं कर रहा है। तो मुक्त अवस्था में तत्व का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? 0 होता है। चाहे वो कोई सा भी तत्व हो, चाहे धातु हो, चाहे अधातु हो या उपधातु हो, अगर वो अकेला है यानी सिंगल परमाणु है या सिंगल तत्व है, तो उस स्थिति में ऑक्सीकरण क्या होगा? 0 होगा। बात करें अपर रूपों की, तो अपर रूप में क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। अपर रूप जो होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, और एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने जो भी हैं अपर रूप, उन सबों में ऑक्सीकरण अंक उस तत्व का क्या होगा? 0 होगा। यानी अपर रूप में तत्व का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? 0 होता है। इसी प्रकार अगर कोई अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है, तो उस स्थिति में प्रत्येक परमाणु का जो ऑक्सीकरण अंक होगा वो भी क्या होगा? 0 होगा। जैसे P4 की बात करें तो P4 में क्या है? एक ही प्रकार के परमाणु हैं, इसलिए फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? यहाँ पर 0 होगा। सल्फर S8 की बात करें तो S8 में भी सल्फर का ऑक्सीकरण अंक 0 होगा, क्योंकि एक ही प्रकार के परमाणुओं से जब कोई भी अणु बना होता है तो उसमें तत्व का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि वो एक तरह से मुक्त अवस्था में है। ऐसे ही ओजोन में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण 0 होगा, नाइट्रोजन में N का 0 होगा। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में यानी H2 अणु में हाइड्रोजन का क्या होगा? 0 होगा। इस तरह से अगर एक ही प्रकार के परमाणुओं से कोई अणु बन रहा है तो उसमें तत्व का ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब बात करें यौगिकों में। अगर यौगिक में कोई तत्व आ गया वर्ग फर्स्ट का, अगर कोई वर्ग फर्स्ट का तत्व है, वर्ग फर्स्ट में कौन कौन से आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अगर इनमें से कोई तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ संयुक्त होकर यौगिक बना रहा है, जब एक तत्व दूसरे तत्व के साथ संयुक्त होकर यौगिक बना रहा है, तो उस स्थिति में अगर वर्ग फर्स्ट का तत्व उसमें प्रेजेंट है, तो उन वर्ग फर्स्ट के तत्वों का जो ऑक्सीकरण अंक होगा वो कितना होगा? +1 होगा। ये ध्यान रखना है, वर्ग फर्स्ट का ऑक्सीकरण अंक फिक्स होता है, ये +1 होता है। ऐसे अगर वर्ग सेकंड का कोई तत्व आ जाता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इनमें से बेरिलियम में से, तो इस स्थिति में इनका ऑक्सीकरण कितना रखेंगे? हम +2 रखेंगे। यानी वर्ग फर्स्ट का तत्व अगर यौगिक में है तो +1, वर्ग सेकंड का कोई तत्व अगर यौगिक में है तो उसका +2 ऑक्सीकरण अंक रखा जाएगा। देखिए नियम नंबर 4 ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने का। कोई भी जो यौगिक है उस यौगिक का कुल ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? 0 होता है। यानी कोई भी यौगिक है, उस यौगिक के अगर सभी तत्वों के ऑक्सीकरण अंकों का योग किया जाए तो वो योग क्या प्राप्त होगा? हमें 0 प्राप्त होगा। ध्यान रखना है, यौगिक का कुल ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? 0 होता है। यानी उसमें जो तत्व हैं उन सभी तत्वों के ऑक्सीकरण अंकों का अगर योग किया जाए तो कितना प्राप्त होगा? हमें 0 प्राप्त होगा। जैसे कि एमिनोफॉर है,
तो यहाँ पर के तत्व है, Mn तत्व है और ऑक्सीजन तत्व है। अगर के ऑक्सीकरण, Mn का ऑक्सीकरण और 4 ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण अंकों का अगर टोटल किया जाए तो कितना प्राप्त होगा? हमें 0 प्राप्त होगा। नियम नंबर 5 की बात करें तो यौगिकों में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीकरण अंक होता है सामान्यतः वो +1 होता है। यानी कोई भी यौगिक है उस यौगिक में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीकरण अंक होता है वो जनरली +1 होता है। जैसे H2O में, HCl में, NH3 में, CH4 में, इनमें हाइड्रोजन का जो ऑक्सीकरण अंक है वो कितना होता है? +1 होता है। लेकिन अगर हम H2 अणु की बात करें तो मैंने अभी एक रूल बताया था कि अगर एक ही प्रकार के परमाणु से कोई अणु बन रहा है तो उसमें उसका ऑक्सीकरण अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन में यानी H2 अणु में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? 0 होगा। सेकंड है धातु हाइड्राइड आ जाए, यानी हाइड्रोजन अगर धातुओं के साथ प्रेजेंट हो तो उस स्थिति में ये क्या करने लग जाता है? ऑक्सीकरण माइनस में यानी माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन में दोनों गुण होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के और इलेक्ट्रॉन त्यागने के। जब ये धातुओं के साथ प्रेजेंट होता है तो उस स्थिति में ये विद्युत ऋणात्मक तत्व का काम करता है और इस स्थिति में इसका ऑक्सीकरण अंक क्या हो जाता है? -1 हो जाता है। तो जब भी ये धातुओं के साथ प्रेजेंट रहेगा हाइड्रोजन यानी धातु हाइड्राइड बनाएगा तब क्या होगा? हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक -1 होगा, अन्यथा जनरली क्या होगा? +1 होगा। बात करें नियम नंबर 6 की तो यौगिकों में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक सामान्यतः तो कितना होता है? -2 होता है। लेकिन कुछ अपवाद हैं जिनमें इनके ऑक्सीकरण अंक क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। जैसे अगर अधिक विद्युतऋणी तत्व, ऑक्सीजन से अधिक विद्युतऋणी तत्व होता है फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है तो उस स्थिति में ये प्लस ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने लग जाएगा, जैसा कि इन दोनों एग्जाम्पलों में हो रहा है। OF2 में बात करें तो फ्लोरीन अधिक विद्युतऋणी है। इस स्थिति में फ्लोरीन के साथ जब ये प्रेजेंट होगा तो OF2 में ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। बात करें इसकी O2F2 में तो O2F2 में जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? +1 होगा, क्योंकि फ्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक हमेशा ही क्या होता है? -1 होता है। यानी फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युतऋणी तत्व होने के कारण कभी भी ये इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता है, हमेशा ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? पॉजिटिव बन गई, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव बन गई, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी फ्लोरीन को। इसलिए ध्यान रखना है कि OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण +2, O2F2 में +1। ये अपवाद हैं जो कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हम जल्दबाजी में -2 टिक कर देते हैं उस पर ऑप्शन में, तो ध्यान रखना है OF2 जब ऑप्शन आए तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण +2 है और O2F2 में +1। O2 की बात करें तो O2 में जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीकरण 0 होगा, जैसे यहाँ हाइड्रोजन में 0 है क्योंकि एक ही तत्व के परमाणु हैं। फोर्थ है हमारा परऑक्साइड। तो परऑक्साइड फॉर्म जब आ जाए तो परऑक्साइडों में जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? -1 होता है। परऑक्साइड जैसे H2O2 है तो H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक देखेंगे हम तो कितना आएगा? -1 निकल कर आएगा। बात करें सुपर ऑक्साइडों में तो सुपर ऑक्साइडों में -1 होता है। जैसे KO2 लेते हैं तो KO2 में जो एक ऑक्सीजन परमाणु है उसका ऑक्सीकरण अंक कितना निकल के आएगा? -12 निकल कर आएगा। तो ध्यान रखना है जब ये ऑक्सीजन सामान्यतः कौन सी फॉर्म में होती है? ऑक्साइड फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म में होती है? ऑक्साइड फॉर्म में। तो ऑक्साइड फॉर्म में क्या होता है? -2 होता है। जब ये परऑक्साइड फॉर्म में होगी तो -1 होगा और जब सुपर ऑक्साइड फॉर्म में होगी तो -12 होगा। इस तरह से हमें ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण अंकों को ध्यान रखना है। नियम नंबर 7 देखेंगे। नियम नंबर 7 क्या है? शून्य वर्ग, जिसको हम बोलते हैं वर्ग 18। वर्ग 18 का जो ऑक्सीकरण अंक होता है वो होता है 0। वर्ग 18 में हमारी आती है अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसों का जो ऑक्सीकरण अंक होता है वो क्या होता है? 0 होता है। अगला नियम है हमारा नियम नंबर 1। आयन पर उपस्थित आवेश उसका ऑक्सीकरण अंक होता है। यानी कोई भी जो आयन है उस पर जो आवेश रहेगा वो आवेश ही
वो उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। जैसे Cl माइनस है तो -1 इसका पूरे का ऑक्सीकरण अंक, OH माइनस -1 NO3 का -1 NO2 माइनस तो -1 Cl माइनस का -1 N-3 का -3 SO4 -2 का -2 Mg+2 का +2 Al+3 का +3 कार्बोनेट, अमोनियम, सल्फाइड, इनके जो आवेश होंगे वही उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण अंक होगा। अब इनमें से कुछ जटिल आयन हैं जो एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं जटिल आयन। तो जटिल आयन में उपस्थित तत्वों के ऑक्सीकरण अंकों का योग उस जटिल आयन का ऑक्सीकरण अंक होता है। यानी जैसे मान लो इस पर ये -2 चार्ज लगा हुआ है, तो इस पूरे का जो ऑक्सीकरण अंक है वो कितना है, -2 है। यानी इसमें क्रोमियम और ऑक्सीजन के अगर ऑक्सीकरण अंकों का योग किया जाए तो ये कितना प्राप्त होगा, हमें -2 प्राप्त होगा। ऐसे ही फॉस्फेट में फास्फोरस और ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण अंकों का योग किया जाए तो ये इस जटिल आयन का ऑक्सीकरण अंक कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो जब भी इस तरीके से अगर किसी यौगिक में NO3, NO2, OH, Cn ये चीज़ें प्रेजेंट होती है तो हम अलग अलग परमाणुओं का ऑक्सीकरण अंक ना रखकर क्या करते हैं, मूलक का ऑक्सीकरण अंक ही रख देते हैं, जिससे हमें कैलकुलेशन में कोई कठिनाई नहीं होती है। जैसे मान लो हमने लिखा AgNO2, तो जनरली हमें Ag का लिखना पड़ेगा, N का लिखना पड़ेगा और O का ऑक्सीकरण अंक लिखना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा। इससे अच्छा है हम Ag का ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए क्या करें, इस NO2 ग्रुप का ही डायरेक्ट ही ऑक्सीकरण अंक लिख दें -1, तो हमारा इसका ऑक्सीकरण अंक निकल के आ जाएगा सामने। तो इस तरह से अगर एक से अधिक परमाणुओं से कोई जटिल आयन बना हुआ है तो उन जटिल आयनों को पहचान कर हम डायरेक्टली उसका जो आवेश होता है उसे ऑक्सीकरण अंक निकालने में डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। नहीं तो हमें एक एक परमाणु का ऑक्सीकरण अंक लिखने और उसकी कैलकुलेशन में बहुत ही कठिनाई होगी। जैसे कहीं फॉस्फेट आ गया तो हम फॉस्फेट का डायरेक्टली कितना रख देंगे, -3 ऑक्सीकरण अंक रख देंगे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मूलकों के माध्यम से, इनको मूलक भी बोला जाता है और जटिल आयन भी बोला जाता है, तो इन जटिल आयनों का डायरेक्टली हम ऑक्सीकरण अंक रख देते हैं, जिससे हमें आसानी से ऑक्सीकरण अंक प्राप्त हो जाता है। इसके बाद बात करें नियम नंबर 9, तो देखें NH3, H2O, R3N, इसको बोलते हैं हम Me, ठीक है। इसके अलावा ये PR3, PY का मतलब pyridine है, EN का मतलब एथिलीन डाइमीन है। अगर इनमें से कोई भी यौगिक में प्रेजेंट है तो हम इनका डायरेक्टली ऑक्सीकरण अंक कितना रख देंगे, 0 रख देंगे, क्योंकि इनका ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, 0 होता है। नहीं तो हमें क्या करना पड़ता, नाइट्रोजन का निकालना पड़ता, हाइड्रोजन का निकालना पड़ता, इनकी वैल्यू रखनी पड़ती और फिर उस यौगिक की वैल्यू निकालते, हम उसमें उपस्थित तत्व की वैल्यू निकालते। तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली इस तरह से रख देना है। जैसे मान लो कहीं पर लिखा हुआ है CuNH3 का होल 4 और यहाँ लिखा है +2, तो अब हमें क्या करना है, इस कॉपर का ऑक्सीकरण अंक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस कॉपर का ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए अगर हमें इनकी वैल्यू नहीं पता होती तो हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन की वैल्यू रखते, फिर हाइड्रोजन की वैल्यू रखते, और हो सकता है इसमें कोई मिस्टेक हो जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, इस NH3 की पूरी वैल्यू रख देंगे और NH3 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, तो यहाँ 0 रख देंगे, 4 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस तरह से CO का ऑक्सीकरण अंक कितना निकल के आ जाएगा, +2 निकल के आ जाएगा। वो बताएंगे कैसे निकलेगा वो ऑक्सीकरण अंक, सिर्फ इतना बता रहा हूँ मैं कि डायरेक्टली हम अगर इनका यूज़ कर लेते हैं तो हमारा ऑक्सीकरण अंक निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए अगर ऐसा कोई मूलक आ जाए तो हम डायरेक्टली इनकी वैल्यू रखेंगे। अगर इस तरह से NH3, H2O, R3N ये भी मिल जाए तो हम डायरेक्टली इनकी वैल्यू को पुटअप करेंगे और जिससे हमें ऑक्सीकरण अंक निकालने में आसानी रहेगी। उसके बाद बात करते हैं नियम नंबर 10, किसी तत्व का ऑक्सीकरण अंक उसकी वर्ग संख्या व N-8 के बराबर होता है। यानी या तो उसकी वर्ग संख्या के बराबर होगा या किसके बराबर होगा, N-8 का। N का मतलब क्या है यहाँ पर, N का मतलब क्या है यहाँ पर, N का मतलब है उसकी वर्ग संख्या। N का मतलब क्या है यहाँ पर, वर्ग संख्या। या तो उसकी वर्ग संख्या के बराबर होगा और या फिर वर्ग संख्या से -8 होगा, यानी -8 के बराबर होगा। जैसे हैलोजन जो होते हैं, हैलोजनों का ऑक्सीकरण अंक -1 से +7 के मध्य होता है, यानी -1 से +7 तक होता है। और सल्फर का जो ऑक्सीकरण अंक होता है वो -2 से +6 तक होता है। ये हैलोजनों
और सल्फर का ऑक्सीकरण -1 से +7, सल्फर का हैलोजनों का -1 से +7 और सल्फर का -2 से +6 होता है। अलग अलग यौगिकों में तत्वों का ऑक्सीकरण अंक अलग अलग होता है, वो निर्भर करता है कि उनके साथ कौन से तत्व प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे अगले नियम की जो हैलोजनों से रिलेटेड है। हैलोजन देखिए, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने का 11वां नियम है। यौगिक में हैलोजनों का जो ऑक्सीकरण अंक होता है वो -1 होता है, यानी कोई भी यौगिक है उसमें हैलोजन जो रहेगा वो जनरली -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। लेकिन कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है -1 वैल्यू रखने से पहले। अगर कहीं पर F2Cl2 Br2 I2 इस अवस्था में आ जाए, यानी एक ही तत्व से बने हुए, यानी एक ही तत्व के परमाणु आ जाए, तो उस स्थिति में इनका ऑक्सीकरण क्या रहेगा? 0 रहेगा। उस स्थिति में इनका ऑक्सीकरण क्या रहेगा? 0 रहेगा, -1 नहीं हो, केवल यौगिकों में रहेगा -1। दूसरा, फ्लोरीन का ऑक्सीकरण हमेशा ही -1 होगा, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, हैलोजन किसको बोलते हैं हम? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनमें जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन कोई सा भी यौगिक हो, कैसा भी यौगिक हो, उसमें ऑक्सीकरण अंक कितना दर्शाएगा? हमेशा -1 दर्शाएगा। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये -1 तो दर्शा ही सकते हैं, लेकिन अगर कोई अधिक वितरणी तत्व के साथ ये उपस्थित हैं, यानी किसी विद्युत ऋणी तत्व के साथ, और कैसा वितरणी? इनसे अधिक वितरणी तत्व के साथ अगर ये तत्व उपस्थित हैं, तो उस स्थिति में ये +1 से लेकर +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने लग जाते हैं, क्योंकि जब इनसे अधिक वितरणी तत्व रहेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे, और उस स्थिति में इनकी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस में पहुंच जाएगी, तो ये +1 से लेकर +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने लग जाते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं ClF3 में और HClO2 में। तो ClF3 में जो Cl है वो अधिक वितरणी फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, इसी तरीके से यहाँ पर क्लोरीन अधिक वितरणी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस कंडीशन में ये प्लस ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे, और यहाँ पर इनकी प्लस ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। ऐसे सेकंड एग्जांपल देखें, Cl2O7 में क्लोरीन अधिक वितरणी ऑक्सीजन के साथ है, यहाँ पर भी अधिक वितरणी ऑक्सीजन के साथ है, तो इस स्थिति में ये प्लस ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा, और यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था निकलेगी +7। आपको ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं वो सिखाया जाएगा, लेकिन पहले सिर्फ इन नियमों के बारे में पढ़ रहे हैं हम, इसलिए मैं डायरेक्टली इनको लिख रहा हूँ कि +3 निकल रही है, इसमें +7 हम निकालना सीखेंगे, कैसे +3 आई है, कैसे +7 आई है। अब बात करें हम नियम नंबर 12 की। अगर कोई धातु तत्व है तो धातु तत्वों का जो ऑक्सीकरण आएगा हमेशा वो पॉजिटिव आएगा, ये ध्यान रखना है हमें। जब भी हम कोई ऑक्सीकरण ज्ञात कर रहे हैं तो उसको चेक करने का ये तरीका है कि अगर वो नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब वो गलत निकली है हमारी ऑक्सीकरण अंक, तो धातुओं का जो ऑक्सीकरण अंक आएगा वो कैसा आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन अधातुओं का ऑक्सीकरण अंक पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। अधातुओं का ऑक्सीकरण पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है, जैसे अभी इस एग्जांपल में बताया था, धातुओं के लिए ये दोनों अधातु तत्व हैं, लेकिन इनकी विद्युतीयताओं में क्या है? अंतर है। तो इस विद्युतीयता अंतर के कारण क्या हो गया? एक अधातु तत्व पॉजिटिव हो गया और एक अधातु तत्व नेगेटिव हो गया। इसलिए अधातुओं का ऑक्सीकरण पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन धातुओं का ऑक्सीकरण हमेशा ही पॉजिटिव होगा। नियम नंबर 13 की बात करें तो कोई भी जो तत्व है उस तत्व की जो अधिकतम धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था यानी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो दर्शाएगा वो उसकी वर्ग संख्या से अधिक नहीं दर्शा सकता, यानी उसकी वर्ग संख्या के बराबर दर्शाए। कभी भी उसकी वर्ग संख्या से ज़्यादा उसकी ऑक्सीकरण अंक नहीं हो सकते। कोई भी तत्व किसी भी यौगिक में अपनी वर्ग संख्या से अधिक ऑक्सीकरण संख्या नहीं दर्शा सकता है। केवल अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था जब भी वो दर्शाएगा तो वो अपनी वर्ग संख्या के बराबर ही दर्शाएगा। जैसे सल्फर की बात करें तो सल्फर अगर हम नई आवर्त सारणी से देखें तो ये वर्ग 16 का तत्व है, लेकिन पुरानी आवर्त सारणी के अनुसार ये 6 वर्ग का तत्व है, और 6 वर्ग तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था 6 वर्ग के बराबर 6 हो गई। ऐसे ही जो हैलोजन थे, क्लोरीन क्या है? हैलोजन है। हैलोजन पुरानी आवर्त सारणी के अनुसार
सेवंथ ग्रुप में आता है और सेवंथ ग्रुप के कारण इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो सकती है, +7 हो सकती है। इस तरह से ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के हमारे ये कुछ रूल्स थे जिनके बारे में हमने सीखा।